Hello everyone, this is Ashish here. I teach live on YouTube. Hello, I'm audible? आवाज आ रही है भाई? Are you commenting? Are you doing? 1 second, please. No sound. I'm audible? I'm audible? Now I'm audible? चलो ठीक है, तो ठीक है भाई. थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग. नाउ अगेन, तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिजिक्स फॉर NSA-GS. अभी आप लोगों का चल रहा है वेक्टर. वेक्टर में मैंने कुछ पार्ट आप लोगों को करा दिया है. जितना मैंने अभी तक आप लोगों को कराया उसके आगे आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ. मैं लेकिन थोड़ा सा वेट करूँगा कि आप लोग जो सीरीज को आप कंटिन्यू कर रहे हो लाइव करिए, एंड आप लोग आज की क्लास को सभी के साथ शेयर करो, जैसे कि बाकी स्टूडेंट भी इस सेशन का पार्ट बन पाए. वेटिंग फॉर योर लेक्चर. भाई मेरा तो सेशन TTS में ही होता है, टाइम से ही होता है. फॉर किसके लिए वेट करना? ठीक है, देखिए मैंने अभी तक जो आप लोगों को कराया था, आप सभी को याद होगा, मैंने आपको कराया है ट्रायंगल लॉ. और अभी आवाज नहीं आ रही क्या भाई यार? लो वॉइस तो नहीं आनी चाहिए, आप बढ़ा दो. हाँ, रोम्बस तक हम कर चुके थे. एक्चुअल में क्या है, पैरेललोग्राम को मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम से जिस तरीके से हमने ट्रायंगल रूल सीखा उसी तरीके से पैरेललोग्राम है. लेकिन पैरेललोग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सारी चीज मैंने बताया था. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का वे क्या है, किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ. आई होप आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर किसी को कोई भी सर्टेनली प्रॉब्लम है देन यू कैन शेयर, एंड वहीं से हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? तो नाउ अभी मैं एक काम करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करता हूँ. आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी लेकर आऊँगा आपके साथ. आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा. देखो मेरे साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ रिलेटेड टू टॉपिक, देन इट इज ओके. उसके एक्स्ट्रा भी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो. जो भी आप लोगों के पास जो है प्रैक्टिस बुक है उससे आप क्वेश्चंस करिए, अटेम्प्ट करिए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है? देन देखिए हमने जो किया था वो स्टार्ट करते हैं. लास्ट सेशन में जहां तक हमने किया था मैं एक बार रिपीट करता हूं. देखो, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने किया था. अब पैरेललोग्राम का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ हमें जिस तरीके से ट्रायंगल में क्या होता था कि ट्रायंगल में एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल लगानी होती थी. ये ट्रायंगल में हम लोग सीखते थे. बट वहीं हम लोग पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, हमें कोई पैरेलल शिफ्ट नहीं करना होता. सिंपल हम एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ऐड कर देते हैं. शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम बी को उठाकर यहाँ पर इसकी हेड पर लेकर आए. बट पैरेललोग्राम में क्या है कि वो ट्रायंगल किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी. अब मैंने एक और पॉइंट आपको समझाया था कि जब हमारे पास दो वेक्टर हैं, टेल टू टेल दोनों को जोड़ दीजिए, टेल टू टेल जोड़ दीजिए, और टेल टू टेल ऐड करने के बाद जो उसका डायगोनल होता है ना, दोनों के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर या फिर जो भी कंडीशंस निकल के आती हैं, जैसे हमने रोम्बस की कंडीशन में देखा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, इसको हमने पैरेललोग्राम में मतलब कन्वर्ट किया. पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका डायगोनल बनाया, और डायगोनल जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, ए और बी के सम को रिप्रेजेंट करता है. वहीं किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हो सकते हैं. आप देख सकते हो एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल वो है. पहले डायगोनल में हमने क्या देखा कि जहां से टेल टू टेल जुड़ रही है, हमने देखा टेल से टेल दो वेक्टर जुड़े हुए हैं और उसके बीच में एक डायगोनल हमने इस तरीके से इस पैटर्न पे डाला. तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके रिजल्टेंट को शो करता है. वहीं सेकेंडली हम लोग इस पैरेललोग्राम की बात करें तो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जुड़े हुए हैं. बट ये भी एक पैरेललोग्राम आप लोगों के सामने बना.
अब पैरेललोग्राम बनता है तो दूसरा डायगोनल यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। जब हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं दूसरा डायगोनल, तो डायगोनल जब हमने ड्रॉ किया तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये भी रिजल्टेंट है, लेकिन ये रिजल्टेंट किसका है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का है। अब ये कैसे है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था, अभी मैंने उसको रिपीट नहीं करना, जस्ट आपको वो चीज ऑब्जर्व मैंने कराई थी कि किस तरीके से ये सही है और ये ए माइनस बी कैसे है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखते हो हमने देखा कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी लाई ऑन द बिटवीन, जो रिजल्टेंट होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो टेल टू टेल ऐड होते हैं उसके बीच में लाई करता है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब उसके बाद दोनों तरीके के डायगोनल्स हमने कर लिए, फिर हमने एक की पॉइंट स्टार्ट किया, पहला पॉइंट स्टार्ट किया था जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड जो था वो सेम था। यानी कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़े हुए हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसमें उसकी दो साइड जो है वो इक्वल है। पैरेलल साइड तो इक्वल होती ही है, जो उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ 1 and 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो वहां पर जब हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम जो बनता है उसको हम कहते हैं रोम्बस, क्योंकि यहाँ पर फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारी क्या है, चारों की चारों इक्वल हो जाती है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये ऑलरेडी इसके इक्वल हमने दिखाई थी। देन हम क्या कहते हैं कि जो ये रोम्बस की कंडीशन को फॉलो करता है। तो अब जैसे ही रोम्बस पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हुआ तो रोम्बस के क्या होते हैं, रोम्बस के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी फॉलो होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम वेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, जिसको हम ए इक्वल्स टू बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन हमने सबसे पहला पॉइंट देखा कि ये वाला जो इसका डायगोनल है ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ए माइनस बी यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर कट करते हैं वहां पर ये परपेंडिकुलर बनता है, एंगल परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 एंगल होता है, यानी दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही कट करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे समझ में आया होगा। अब उसके बाद हमने देखते हैं कि पहला पॉइंट डायगोनल कट करते हैं, यानी ए, क्योंकि ये भी रिजल्टेंट है ये भी रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली हम लोग देख पाते हैं इनको। वहीं डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जो इसके डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल जो है वो क्या करता है, जो डायगोनल होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है। किसको, मान ली ये कंप्लीट एंगल ए से बी तक जो है कंप्लीट एंगल थीटा है, तो जो इसका डायगोनल है ये इसको दो एंगल में डाइवर्ट मतलब कन्वर्ट करता है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसको इसलिए कहते हैं डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ए और बी, यानी ए और बी के बीच के में जो एंगल है उसको जो इसका डायगोनल है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लिख सकते हैं, मानकर चलिए इसको हमने अल्फा लिखा है, इसको बीटा लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो थीटा के इक्वल होगा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू होगा थीटा बाई 2, क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज दोनों प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल है उसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट है। दो डायगोनल है, दोनों रिजल्टेंट है, एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का है, दूसरा जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का है। देन दिस इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट है तो एंगल तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। लेकिन जब भी इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, उसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर मैग्नीट्यूड निकालने का तो बड़ा सिंपल तरीका हमें आता है। वो सिंपल तरीका क्या है आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे। वो सिंपल तरीका है कि किसी भी वेक्टर को जब किन्हीं दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है,
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देन इसमें हम लोग जब हमें साइड इक्वल मिल रही हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी स्पीड फास्ट हो सके, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जस्ट क्लिक करते ही उसका आंसर निकले, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि एक छोटा शॉर्ट पॉइंट बना लेते हैं, है ना। शॉर्ट पॉइंट नहीं, या फिर जो शॉर्टकट बोलते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट लैंग्वेज भी बोल लीजिए, या फिर हम लोग कि स्पीड को फास्ट करने के लिए हम उसका एक शॉर्ट पॉइंट बना लिया। हमने क्या बनाया कि जब ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो बी को रिप्लेस किया ए से, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर 2a ऑलरेडी है, बी को रिप्लेस किया ए से तो 2a स्क्वायर cos थीटा को cos थीटा रख दिया। अब उसके बाद हमने देखा कि ये 2a स्क्वायर बन चुका है, यहां पर भी 2a है तो 2a को हमने कॉमन ले लिया। ये स्टेप को मैंने वहां करके आपको दिखाया था, तो ये कन्वर्ट हो गया 1 प्लस cos थीटा में। 1 प्लस cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मैंने आपको लिखाया था, है ना, हाफ एंगल की प्रॉपर्टीज लिखाई थी, ट्रिग्नोमेट्री आपको कराया था, तो वैसे ही नहीं कराया था, उसका यूज आप लोग यहाँ देखने के लिए आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। देन हम लोग इसको 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हैं। उसके बाद हमको अब देखो यहां पर इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दिख रहा है कि 4 इज द 2 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर का मतलब इसको भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में है, cos स्क्वायर है, तो जब रूट को अब हम हटा सकते तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड निकल के आता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास सिंपल है व्हाट 2a cos थीटा बाई 2, यानी कि जो एंगल दे रखा है उसका थीटा बाई 2 कर दो, जो एंगल है उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, और 2 और एक जो साइड दे रखी है उसके साथ में इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये रोम्बस से जुड़ा हुआ पॉइंट था। जब हम लोग हमारे पास पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के थ्रू हम उसको रोम्बस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर रोम्बस की कंडीशन जब हमारे सामने आ जाती है तो उसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं। अभी देखिएगा मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को आप बहुत फास्टली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को भी कोई यहां तक कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट और जान लेते हैं कि मानकर चलिए आपके पास एक ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर। व्हाट, एक है आपका ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर। आई होप इसमें मेरे को कोई पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो आपको जब ये कंडीशन मिलेगी तो इसका जब पैरेललोग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे, इसका पैरेललोग्राम बनाओगे, क्योंकि इस ये दोनों वेक्टर जो है वो कैसे टेल टू से टेल जुड़े हुए हैं। या तो इसको शिफ्ट करके यहां लेके जाओ, फिर ट्रायंगल बनाओ, टेल टू टेल ऐड है, काम कर लो, पैरेललोग्राम बना लो। देखो जब आप सीख जाओगे तो इसकी सबकी जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम आप लोगों को ये बी इसके इक्वल, ए इसके इक्वल, ए और ये बी पैरेललोग्राम। तो आपको एक पॉइंट विजुलाइज हो रहा होगा व्हाट, कि इसके चारों एंगल जो होंगे 4 के 4 एंगल्स जो है वो 90 होंगे। तो हमें ये क्या विजुलाइज हो रहा है, रेक्टेंगल। बट इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें एक साइड को हम बड़ी ले रहे हैं, एक साइड छोटी ले रहे हैं, क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब ए और बी वेक्टर दोनों इक्वल होंगे और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, तो वो उसको नेक्स्ट कंडीशन में लेकर चलेंगे। बट वी विल फॉलो फर्स्टली दिस। ओके, नाउ अब समझिए, अब इसमें हमारे पास बहुत सिंपल है भाई, ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं, ध्यान रख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। एक तो हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
दूसरा डायगोनल इसका बनेगा व्हाट, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज तो आपको देखने के लिए नहीं मिल रही, लेकिन एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है। वो क्या होगा? वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। व्हाट, क्या कि जो इसका डायगोनल होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डायगोनल क्या होते हैं? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच। दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आ गया भाई? तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की साइड मूव कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर हम देखो सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे। अब हम क्या करते हैं, हमने एक ए वेक्टर बनाया, ये हमने बी वेक्टर बनाया, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। इस बार भी हमने एक कंडीशन लेके चली कि ए और बी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। बट उसके साथ एक कंडीशन और जोड़कर दे दिया आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है भाई? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो भाई पहले। ठीक है, जब पैरेललोग्राम में आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसके फिर हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल्स बनाते हैं। तो ये वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जितनी टाइम्स आप इनको लिखोगे आपके हैंड को खुद आदत हो जाएगी। समझ लीजिए, कई बार चीजें हमारे दिमाग से देखी हुई चीजें मतलब स्किप करने लगती हैं, भूलने लगते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। बट जब हम चीजों को समझकर एक से दो बार लिख लेते हैं तो हमारे हाथ को भी खुद आदत हो जाती है। और जिस चीज को आप एक बार लिखते हो वो आपको रिपीट अगेन टाइम्स लिखोगे ना तो आपको हैंड खुद कमांड दे देता है। कई बार जिस तरीके से आप पढ़ते हो उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए, यानी कि पढ़ने के साथ साथ उनको लिखने की भी आदत डालिए आप लोग। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों के दोनों सेम है। और ये देखते ही हमें समझ में आ गया कि अब ये स्क्वायर की कंडीशन बन चुकी है। किसकी? एक स्क्वायर की कंडीशन बन चुकी है। इसमें चारों की चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। क्या है? चारों की चारों साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सेम जैसे ही ये वाला पॉइंट आएगा तो अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का सम अब ये परपेंडिकुलर होगा किस पे? समझ गए? यस और नो? प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अब उसके साथ मानकर चलिए इस वाले को मैंने अल्फा लिया, इस वाले को मैंने बीटा लिया, ओवरऑल थीटा है। क्या है? ओवरऑल थीटा है। तो तीसरा पॉइंट निकल कर आता है अल्फा बीटा थीटा। ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने, क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। इसमें कुछ हमने बड़ा नहीं किया है,
यहां रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, यहां पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, वहां रोम्बस की प्रॉपर्टीज, इन्हीं को यूज किया है और उन्हीं से हमने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए। अब सर हमने ये पढ़ा क्यों, इसका कोई पर्पस है क्या? यस भाई पर्पस है, इसके कंक्लूजन्स निकालेंगे और कंक्लूजन निकालने के बाद फिर इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में भाई सेशन अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक करो। चलिए अब देखो इसके कंक्लूजन्स निकालते हैं। कंक्लूजन्स क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लिख देखते हैं, मानकर चलिए ये हमारे पास कोई ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इसके बीच में क्या निकलेगा? कोई रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, यस और नो? इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बीटा बोल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है इसमें? सबसे पहला पॉइंट निकला, यदि ध्यान देखो किस तरीके से अब रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके सारे कंक्लूजन्स को निकालते हैं। जब भी क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा हो, दो वेक्टर दे रखे हो और दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम दे रखा हो तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। वो क्या याद रखना है? समझिए बेटा, आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि अल्फा, बीटा और ये होंगे इसके इक्वल। समझ गए? अब एक पॉइंट और समझते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मानकर चलिए हमारे पास ये वाली आर्म जो है, या फिर ये कहें कि ए वेक्टर बड़ा है और दूसरा हमारे पास एक और वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं? बी वेक्टर बोल रहे हैं। तो जब इसका रिजल्टेंट आप बनाओगे, जब इसका रिजल्टेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा? थोड़ा कम विजुलाइज होगा और थोड़ा विजुलाइज करा, ये है मानकर चलिए। तो ए वेक्टर और दूसरा दिस, मानकर चलिए ये अल्फा है, ये फिर बीटा है। सारी चीजें हम कंडीशंस लेट करके चल रहे हैं भाई। जरूरी नहीं है कि सर आपने जो एंगल लिया है वही एंगल हमें लेना है क्या? नहीं, हम तो केवल कंक्लूजन्स पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सेकंड पॉइंट देखो, मानकर चलिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका कंक्लूजन क्या है कि इसमें हमेशा, इसमें ऑलवेज अल्फा और बीटा, इन दोनों एंगल की बात की जाए तो अल्फा छोटा होगा और बीटा ग्रेटर होगा। ये वाला पॉइंट याद रख। सर नहीं आया समझ में, समझाएंगे, थोड़ी देर रुको, इंतजार करो। सेकंड कंक्लूजन लिखो, ए वेक्टर मानकर चलिए बी वेक्टर से छोटा है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा है, लेस देन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है बेटा? ये क्वेश्चंस को फास्ट करने के तरीके हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। अल्फा ग्रेटर देन बीटा,
अल्फा ग्रेटर देन बीटा, याद रख, समझ गए। अब क्यों है उसका रीजन समझा देता हूं, अभी दिखा दूंगा स्लाइड। देखो ये है मेरे पास एक अल्फा, सॉरी देखो ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है बी वेक्टर। इसमें ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें खुद विजुअलाइज हो रहा है, क्या खुद हमें विजुअलाइज हो रहा है ये, हाँ या ना। देन इसमें ये अल्फा, यहां पर ये बीटा है। तो अब एक पॉइंट याद रखिए, देखो इसका पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करो, इसको डायगोनल को भले ही आप अभी बनाओ मत, आप एक काम कर, ओहो क्या हुआ भाई, एक सेकेंड, भले ही इसको मत बनाओ, ये सारी चीजें मत करो, खुद आपको विजुअलाइज हो जाएगा ये कैसे, कि सर एक तो इसका बनाया, ये बन गया, इसके बाद ये क्या बना अल्फा, ये क्या है बीटा। अब देखो इसको मैं और आगे कर दूं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, मैं मानकर चलिए इसको इतना और बढ़ा देता, देन दूसरा पैरेललोग्राम मेरे को क्या विजुअलाइज होता, सर दूसरा पैरेललोग्राम मेरे को ये वाला बनता। मानकर चलिए ये ए जो है ये है, और ये मान लीजिए हमारे पास तो ये सी मतलब पूरा यहां से यहां तक ये सी वेक्टर है, मानकर चलिए ई वेक्टर है, जो कुछ भी मान लो आप इसको, है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है। जब इसका मान लीजिए इसको सी बनाते हैं, रुको एक मिनट, ये आपका सी वेक्टर है, सी वेक्टर है, बी वेक्टर उतना ही है जितना ए के साथ में था। तो अब बताओ ये मैंने रिप्लेस कर दिया, अब ए प्लस इसको ऐड करने के बाद कोई नया वेक्टर बनना है, तो अब इसका जब डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो क्या बनेगा बेटा ये। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वेक्टर ज्यादा बड़ा होता है उसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर कम एंगल बनाता है, जो बड़ा होता है रिजल्टेंट उसकी साइड झुक जाता है। देख लो ए पहले इतना था, रिजल्टेंट इसका इतना एंगल बना रहा था, जैसे ही ए वेक्टर को मैंने और बड़ा कर दिया तो ये जो रिजल्टेंट है वो और नीचे आ गया, आया या नहीं आया, यस और नो। अब पॉइंट को विजुअलाइज करो, हमने क्या बोला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो अल्फा छोटा होगा, अल्फा कम होगा बीटा ज्यादा होगा, अल्फा छोटा होगा और बीटा ज्यादा होगा, क्योंकि जो बड़ी साइड होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर को अपनी साइड झुका लेती है। अब इसको तो आप खुद रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो साइड छोटी है, जो साइड छोटी है, मान कर चलिए इस बार हम ए साइड को ऐसा बना देते हैं और बी साइड को इतना बड़ा बना देते हैं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है। अब देख लो आप खुद विजुअलाइज करिएगा, अब ये वाला मानकर चलिए अल्फा है, ये मानकर चलिए बीटा है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ए साइड छोटी है अल्फा बड़ा हो गया। अब एंगल कहां पर छोटा हुआ, एंगल कहां पर छोटा हुआ, बी साइड के साथ में, क्योंकि बी साइड बड़ी है इसलिए रिजल्टेंट को उसने अपनी साइड खींच लिया, जो साइड बड़ी है उसको खींच लेती है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, जो भी मैंने कंक्लूजन्स लिखा है ये क्वेश्चंस को फास्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक लिखा नहीं है लिख लो एक बार, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ समझ में आएगा।
चलिए, सभी ने नोट किया, आगे बढ़े। अब देखो, देखिएगा कितना हेल्प करेगा। क्वेश्चन लिखते हैं। दिस, ये कितना है, दिस। इसमें आपको पहली कंडीशन ए इसमें दे रखा है थीटा 60, बी कंडीशन थीटा दे रखा है 90, सी कंडीशन है थीटा दे रखा है 120। ये तीन अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं भाई। क्या दे रखे हैं? तीन अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। इसकी कंडीशन में क्या करना है, जब थीटा 60 हो तब आपको फाइंड करना है क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड। सेम एज इट इज आपको यहां करना है, सेम एज इट इज यहां करना है। मतलब क्वेश्चन ये है, और तीन अलग अलग केस दे रखे हैं। थीटा 60 हो तब निकालिए, थीटा 90 हो तब निकालिए, थीटा 120 हो तब निकालिए। ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं। फटाफट से सारे बच्चों के पास 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन को करिए, अटेम्प्ट लगाइए अपना, फिर मैं क्वेश्चन मैच कराऊंगा। कितनी फास्टली क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, मुझे पता है आप कैसे करने वाले हो, बट आई वॉन्ट टू चेक कि आप किस तरीके से करते हो। चले भाई, बस एक दो ही बच्चे रिप्लाई देंगे, एक दो ही बच्चे रिप्लाई देंगे। सर एक दो भी नहीं, केवल एक ही देगा, बाकी सब लोग क्लास में नहीं पढ़ रहे भाई, क्लास से बाहर पढ़ रहे हो क्या? देखते हैं कितना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, देखते हैं कितना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। चलिए फटाफट से देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब देखो, मैं इसमें आपकी कॉपी तो चेक करने बैठा नहीं हूं, आपको ईमानदारी से अपना अटेम्प्ट बताना है। सर मेरा सही था, मेरा गलत था, हालांकि मैं देख चुका हूं आपने मेरे तरीके से किया या नहीं किया, बस इतना देख चेक करना है। देखो यहां क्या निकालना था आपको, यस और नो, लेकिन F1 का मैग्नीट्यूड F2 के इक्वल दे रखा है। भाई कुछ हो या ना हो, लेकिन एक पॉइंट तो मेरे को क्लियर है कि रोम्बस वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, रोम्बस तो बनेगा ही बनेगा, है ना?
तो मैं क्या कर सकता हूं, 2f1 cos थीटा बाई 2 कर सकता हूं क्या? सर कर सकते हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 है पहले तो, टू मल्टीप्लाइड बाई 10 cos 30 कितना, cos 30, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई कितने बच्चों ने ऐसे किया? नहीं नहीं सर, हम तो वही वाला अपनाएंगे। कौन सा वाला? सर जो आपने लॉन्ग मेथड अपनाया है। भाई क्वेश्चन का आंसर जब मिल रहा है जल्दी तो वो काम करोगे। सर इसको ही करेंगे सर, हम नहीं बकवास में फंस रहे सर, हम इसी से करेंगे। भाई सोचो, इसका कैलकुलेशन करने में 2 मिनट लग रहा है और यहाँ आपको कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। तो ये अपनाओगे वो अपनाओगे, समझ लो भाई। तो मैं अब देखो, जो अच्छा लगे वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा काम है सिखाना, आप सीखिए बस। चलिए सेकंड पॉइंट, बी वाले में क्या करा है, थीटा इक्वल्स टू 90। अब थीटा इक्वल्स टू 90 आते ही आपके माइंड में पॉइंट क्लियर होना चाहिए। वो क्या? सर 90 वाला एक और केस सिखाया था, व्हाट, क्या F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सर F1 का स्क्वायर करते हैं और दूसरा F2 का स्क्वायर करते हैं, बाकी आगे वाले को भूल जाते हैं क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0 और वो पूरे 2ab cos पूरा 0 कर देती है। हाँ, यस और नो? then it is 10 square plus it is 10 square, then what? 100 plus 100, 100 plus 100, this is 10 root 2, what? 10 root 2 न्यूटन। बच्चे लोग समझ में आया नहीं आया? एक और पॉइंट, एक और हमारे पास है, वो क्या है सर, सी वाला देख लेते हैं एक बार, जिसमें थीटा दे रखा है 120 और 120 देखते ही आपके माइंड में F1 प्लस F2 सॉरी F1 F2 दोनों के दोनों 10 न्यूटन दे रखे हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, मेथड अपनाना है वही जो यहां पर अपनाया इस वाले केस में अपनाया। यस और नो? देन व्हाट, 2F1 लगा दो एंड cos थीटा बाई 2 लगा दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई cos 120 बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 cos 60। देखो एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम लोगों की स्पीड मेंटेन हो जाती है। 1/2 इट इज 10 न्यूटन, क्या इट इज 10 न्यूटन। अब सोच लीजिए, दो वेक्टर भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 10 प्लस 10 20 होना चाहिए, लेकिन इस एंगल की वजह से यहां पर देख लो, एंगल जब उसका 60 है तो 10 रूट 3 आया, जब उसका एंगल 90 हो गया तो 10 रूट 2 आया, जब एंगल उसका 120 हो गया तो ये 10 रह गया। तो एंगल क्या करता है, उसका रिजल्ट मैंने आपको पहले भी समझा रखा था कि मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क उससे पड़ता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, नहीं आया तो बच्चे लोग पूछ लो। सर आ गया। चलिए किसी को नोट करना तो नोट करिए, किसी को चेक करना तो चेक करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। अब देखो ये पैरेललोग्राम
से रिलेटेड जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। अब कुछ हम लोग काम करते हैं पॉलीगन पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए इसमें हम काम करते हैं। पॉलीगन का मीनिंग क्या है वो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि कई बार पॉलीगन का नाम सुनते ही हम लोग अपने दिमाग में एक गलत इमेज बना लेते हैं जो आपको नहीं बनानी है। अब सही इमेज कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पॉलीगन का मीनिंग होता है जब आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो। क्या हो? जब दो से ज्यादा वेक्टर हो तो हम लोग फिर कुछ इस तरीके से उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है ए, ये बी वेक्टर दे रखा है, एक जो है वो मेरे पास सी वेक्टर दे रखा है, और एक दे रखा है कोई डी वेक्टर मेरे पास। ये चार वेक्टर मेरे पास दे रखे हैं, हालांकि 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि हमने 4 लिए तो आप कोई भी 4 लेने, आप कितने भी ले सकते हो। तो इस केस में हम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं? तो इस तरीके के जब हम क्वेश्चन जहां पर दो से ज्यादा वेक्टर आपको दे रखे होते हैं, देन फिर हम उसको कैसे फॉलो करते हैं, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है भाई, तो समझिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ये हमारे पास सी वेक्टर, वन मोर दिस, इट इज डी वेक्टर। जिस तरीके से आप लोग ट्राइंगल रूल फॉलो करते थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे, तो देन वही चीज यहां भी होती है, सेम डिट्टो वही चीज यहां पर भी होगी। ये ए, द बी, द सी एंड डी। अब ट्राइंगल रूल में क्या करते थे आप लोग, एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को आप लोग लगाते थे। तो यहां भी हमने वही काम किया है, एक की हेड पर दूसरे की टेल को लगाया है। अब जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? अब देखो हेड, हेड इसकी टेल, इसका हेड इसकी टेल, इसका हेड इसकी टेल, यस और नो। बट जब इसका रिजल्टेंट होगा तो हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। जैसे हमारे पास जो वेक्टर दे रखे हैं बी, सी, डी, तो इसमें आपको ये फर्स्ट वेक्टर दिखाई दे रहा है, यहां पर ये क्या है, फोर्थ वेक्टर दिखाई दे रहा है। अब देखो फर्स्ट, दिस इज द फोर्थ। अब देखो हालांकि आप लोगों का फर्स्ट एंड फोर्थ से कोई मतलब नहीं है, आप ये देख लो कि कौन से वेक्टर से कैसे, किस ऑर्डर क्या है यूज किया है उसने, ऑर्डर सेंस क्या लिया है, ऑर्डर सेंस को ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना। लेकिन मैं बस आपको अपने तरीके से चीज बता रहा हूं। ये फर्स्ट कौन सा है, भाई फर्स्ट यहां पर दिख रहा है, वो यहां दिख रहा है। लेकिन कई बार आपको वेक्टर्स दे दिए जाएंगे लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट एंड ऐसा कुछ आपको बताया ही नहीं जाता। तो जब नहीं बताया जाएगा तो क्या करोगे उस केस में, बस सिंपल वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ दो तो आप बस सिंपल ये देखो कि ए और डी, सबसे वाला पहले वाला और लास्ट वाला देखो, फिर या फिर सीक्वेंस देखिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब जब मैं रिजल्टेंट वेक्टर इसका ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो देखो एक ये रिजल्टेंट वेक्टर ये है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल रूल में
हम क्या करते थे, जो रिजल्टेंट होता था उसको अपोजिट ऑर्डर में लेते थे। तो अपोजिट ऑर्डर क्या है, अब देखो अगर मैंने इसका हेड यहां पर हेड कर दिया, क्या कर दिया, रिजल्टेंट का यहां पर हेड कर दिया, अगर यहां हेड किया तो बेटा ये सेम ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं इसका हेड यहां पर कर दूं तो अब मेरे ट्रायंगल रूल वाला जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब अपोजिट रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में बन रहा है, तो देन इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए, यस और नो? तो ये क्या होता है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी इन सब का सम करने के बाद हमारे पास क्या निकला, ये स्टेटमेंट निकलता। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है, इसके आगे या पीछे आपको कुछ भी पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं। बट हम एक बात आपको बताएं कि सर एक पॉइंट बताओ, क्या ये ट्रायंगल लॉ जो आपने सिखाया था ये उस तरीके से इसका प्रूफ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक पॉइंट लेकर चलता हूं, वो क्या, देखो मैं एक पॉइंट पहले समझ लो, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, कितने वेक्टर, दो, एक और दो। अब इन दोनों वेक्टर को मेरे को जोड़ना हो तो एक के हेड पर दूसरे की टेल लगी हुई है, जोड़ सकता हूं। तो ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, R1, हाँ या ना, यस और नो? देखो ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट की टेल लगी हुई है, ए की टेल, आर की टेल, इधर बी का हेड, आर का हेड, तो ये ट्रायंगल से बन गया। अब देख पा रहे हो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं सर R1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ या ना? सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर मूव कर रहे हैं और अगला पॉइंट हम देखने की कोशिश करें। तो अब देखो, अब यहीं से आप क्या करोगे, इस पॉइंट से ही अब देखो, अब इस वाले को भूल जाओ, ए और बी इसका रिजल्ट आ चुका है R1। अब आपको इन दोनों को भूल जाना है, अब आपको याद रखना है यहां से R1 के साथ C और फिर ये, तो R1 के हेड पर C की टेल लगी हुई है, यस सर। तो ये क्या, एक तो वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, और यहां से जो ड्रॉ किया है, तो क्या आप इसको R2 रिजल्टेंट नहीं बोल पाओगे? तो ये जो रिजल्टेंट होगा, अब एक बात बताओ कि जो R2 वेक्टर होगा वो किसका रिजल्टेंट है, वो R1 वेक्टर का और C वेक्टर का रिजल्टेंट है, यस और नो? हाँ सर है ना, क्लियर? अब R2, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से पॉइंट को समझ लीजिएगा इस पॉइंट पर। अब देखो, अब इन एक, दो और तीन, तीनों का रिजल्टेंट आ चुका है। अब इन तीनों को भूल जाओ, अब आपके ध्यान में रखना है R2D और ये वाला R2। अब R2 के हेड पर D की टेल लगी हुई है, और फिर उसके बाद हम देखते आ रहे हैं कि D के हेड पर R की हेड लगी हुई है, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो गया। तो ये वाला जो है वो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो इससे हम क्या कहेंगे सर, R जो है R2 प्लस D वेक्टर का, समझ गए, सम है। अब इन सभी को आप क्या कर लो, दिस इज द A। अब देखो, इसको इक्वेशन बनाने से पहले काम कर लेते हैं। देखो R2 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, R1 को रिप्लेस कर दीजिए इससे, और C तो C लिखा ही है। अब इसको सेकंड इक्वेशन लिख दीजिए, इसके बाद R,
अब R2 को रिप्लेस करो ए बी सी, डी ऑलरेडी है यहां पर। क्या मैं यही नहीं बोल रहा था? इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि हम लोग कई बार एक नई हाइपोथेसिस बना लेते हैं, है ना, कुछ नया सोच लेते हैं इस नाम के पीछे, पॉलीगन के पीछे। वो क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं, बट इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया तो बता दो भाई। इससे एक और पॉइंट क्लियर होता है कि पॉलीगन कुछ भी नहीं है, जस्ट पॉलीगन जो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन था ना, उसी का एक्सटेंशन है। देन फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिखना चाहते हो लिख लो, दोनों चॉइस आप लोगों के पास है। फिर उसके आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब चलिए इसके लिए दो पॉइंट हम लोग लिखकर चलेंगे। इफ गिवन वेक्टर represent n-1 sides of a polygon, n-1 sides of polygon in same sense and their resulting vector will be represented by nth side of the same polygon. One more, this method is used to find the resultant of more than two vector। ठीक है,
इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फटाफट से नोट करिए। एंड इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट बना लेना। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे समझिए कि इस पॉलीगन का यूज कहां पर है, किस तरीके से है। मानकर चलिए एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। इट इज S1, कोई 3 मीटर इधर चलता है, देन S2 3 मीटर चलता है, उसके बाद S3 4 मीटर चलता है। अब आपसे पूछा जाए S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर क्या होगा। ठीक है भाई, तो अब इसका कंक्लूजन क्या देखते हैं। जो फर्स्ट वेक्टर है और ये हमारे पास है, सेम सेंस ले रखा है। यहां से इसकी टेल से हमने टेल लगाया और ये हमने इसके साथ हेड को ऐड कर दिया। किसको लगाया, हेड को लगा दिया। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हमने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या रख लिया, एस रख लिया। क्या नाम रख लिया, एस वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना। देन कैसे फाइंड करोगे, देन क्या करोगे आप लोग, बड़ा सिंपल है। करने के लिए आप इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आपने डाला परपेंडिकुलर, इट इज 90, इट इज 90। और जैसे ही 90 डाला तो अब बताओ बेटा, ये 3 है तो ये इतना भी 3 होगा। और जब ये 3 है तो 4 में से 3 को माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। हाँ या ना। अब ये 3 है तो डेफिनेट सी बात है ये 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछी जा रही है एस, क्या पूछा जा रहा है, एस। देन आप बोलोगे सर S1 का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस दिस। इट इज आंसर, यस और नो। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझे। चलिए आगे हम क्या करते हैं। अब इसके एंगल की पूछी जाए बात, एंगल फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो एंगल, तो मानकर चलिए हमने ये एंगल बना लिया, जिस एंगल का नाम आपने अल्फा दे दिया। क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, व्हाट, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। ये एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये हाइपोटेनस।
देन आप क्या बोलोगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/3, क्या 1/3। अब लेकिन ये ए वेक्टर के साथ नहीं बन, इस वेक्टर के साथ नहीं बन रहा, अब ये किसके साथ बन रहा है, ये एंगल जो है, एंगल विद वाई एक्सिस, किसके साथ, एंगल विद वाई एक्सिस, और कैसा है, इस साइड मूव कर रहा है, देन एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा, किसी का कोई कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग अहेड। ठीक है भाई, समझ में आया, यस और नो। हाँ, टेन इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं आपको जो बता रहा था कि वो कंफ्यूजन हम लोग नाम से समझने लगते हैं। पॉलीगन का मतलब पॉलीगन बनना नहीं होता। जैसे सपोज करिए कोई वेक्टर ए है, उसके बाद इट इज बी वेक्टर, फिर उसके बाद कोई यहां पर ये सी वेक्टर है, इसके बाद मूवमेंट आता है, इसके बाद और मूवमेंट आ जाता है, ये दिस डी वेक्टर। तो अब इस केस में रिजल्टेंट, या फिर हम ये कहें कि ए बी सी डी, इसको हम कैसे ऐड करेंगे। सारे वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, देन क्या करेंगे, सोचिए, फिर मैं रिप्लाई करता हूं आप। चलिए अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस या फिर इस तरीके का पैटर्न जब आपको बनता है, तो आपने ये कंफ्यूजन अपने लिए नहीं, सॉरी ये हाइपोथेसिस नहीं बनानी कि ये पॉलीगन है। पॉलीगन नहीं है, जरूरी नहीं है पॉलीगन, यहां पर कोई राइट ट्रायंगल बन गया, यहां पर कुछ है, कुछ और कुछ भी बन सकता है। पॉलीगन रूल क्या कहता है, जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर है ना, तो उस केस में आप लोग सारे वेक्टर्स को ये चेक करो कि वो सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं कि नहीं लगे। ए का हेड, बी की टेल, बी का हेड, सी की टेल, सी का हेड, डी की टेल, यस सेम ऑर्डर में। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, ये वाला देगा जिसकी टेल, इस वाले की टेल, जहां से इसकी टेल देखी, टेल ओपन है, इसका हेड ओपन है, एक काम कर लो, हेड से हेड मिला दो, टेल से टेल मिला दो, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बन गया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीगन बने, है ना, पॉलीगन बने, इट इज नॉट कंपलसरी, ये कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कई बार हम लोग सोच के बैठ जाते हैं सर पॉलीगन नहीं बनना, तो ये सोच कर नहीं बैठना है आप लोगों को, ये सोच के बैठ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो यार। चलिए देन एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, कमाल का क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं मतलब।
द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड क्वेश्चन सारे बच्चे करिएगा। मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 18 and magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 with the force of smaller magnitude, what are the forces? ठीक है भाई। क्वेश्चन के लिए फर्स्टली आप लोग अटेम्प्ट करिए। अब उसने कहा है फर्स्ट अटेम्प्ट आप सभी का होना चाहिए। चलिए देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। अब देखो, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स देख रखे हैं, एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। मैग्नीट्यूड दे रखा है, जैसे मैंने उस दिन एक और क्वेश्चन कराया था, मैग्नीट्यूड का सम दे रखा था। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, उन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो है वो है 12। इफ द रिजल्टेंट एक्ट्स एट द 90 विद फोर्सेस, फोर्स के साथ वो 90 एंगल पर है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। देखो अब एक काम करते हैं, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम व्हाट A is स्मॉलर, यानी कि A लेस देन B है, मानकर चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे,
हमने मानकर चला हमने कि दिस इज द ए, ठीक है, ए वेक्टर है ये, ठीक। अब इसके साथ इसका रिजल्टेंट है व्हाट, दिस इज द आर, और ये 90 पर दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 पर दे रखा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि एक इसका रिजल्टेंट जो है वो ये दे रखा है स्मॉलर के साथ, और परपेंडिकुलर हमने बना दिया। अब नई कंडीशन को सर्च आउट करते हैं हम लोग, क्या कि ये जो रिजल्टेंट होगा किसी एक वेक्टर के बीच का सम होगा। हमने क्या सीखा है अभी तक कि एक वेक्टर को अगर हम पैरेललोग्राम से ऐड करते हैं तो ये कोई इसका बी वेक्टर होगा, मानकर चलिए कोई बी वेक्टर होगा, क्योंकि दो वेक्टर के बी बिटवीन में लाई करता है रिजल्टेंट। अगर हम उसका किसी एक पॉइंट पर, अब एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है ना, तो फिर हमने क्या बोला कि एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, किस पर, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। हालांकि आप इसको इस तरीके से बनाओगे, ट्रायंगल भी बना सकते हो, तो इसके साथ ऐड कर सकते हो, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, वो बात एक ही है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से हम लोग दोनों चीज को रिलेट कर सकते हैं, यस और नो। ओके, चलिए अब हमारे पास ये जो कंक्लूजन है वो निकल के आया जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है भाई, आई होप। अब इसमें एक और पॉइंट दे रखा है जो मैं आपको बता देता हूं, गिवन जो दे रखा है, जैसा मैंने एक और क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, सॉरी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के साथ 18 दे रखा है। इसको हम लोग a प्लस बी इक्वल्स टू 18 कैन वी राइट, ठीक है। इसको हम लोग वन मोर r को क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, या फिर मॉड ऑफ, सॉरी, वेक्टर r का मॉड लगा दीजिए, आप लोग कुछ भी कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा समझना हमें पड़ेगा कि क्वेश्चन के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए। हमारे पास ना तो ए है ना हमारे पास बी है, रिजल्टेंट दे सम दे रखा है, तो इसके लिए काम कर सकते हैं हम लोग, वो क्या, व्हाट, सर tan अल्फा इक्वल्स टू, जानते हैं रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के साथ 90 बना रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है। tan अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, 10 90 बी साइन थीटा ए प्लस बी cos थीटा। अब देखो cos 90 की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, दैट्स वाई क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, साइन 90 का मतलब क्या होता है, साइन 90 अपॉन cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, दैट्स वाई वी विल टेक हियर कि a प्लस बी cos थीटा, इसको किसको, इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, बी cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का a। ये वाला पॉइंट हमने यहां से निकाल लेना है, जिसको हम लोग हथियार की तरीके से यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वो पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए, यस और नो, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया, हमारे पास बी cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है, बस इसी को हम लोग हथियार की तरीके से यूज करने वाले, बाकी सारा काम हो जाएगा। क्या जानते हो आप लोग, सर आर का स्क्वायर
क्या हो रहा है भाई? R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। देन आर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। रूट को इधर ले आते हैं। ए स्क्वायर क्या निकाला हमने? क्या हमने निकाला? हमने निकाला दिस। अब यहां से बी को भी गायब करने के लिए एक और अपना लेते हैं। बी को हम क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस का ए। तो हमने लिखा दिस टू ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस का ए। अभी निकाला पीछे, रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज समझ में नहीं आए। रिपीट करके देखिएगा सेशन को। दिस सर, अब देखो, ओहो ओहो ओहो, इतनी बड़ी गलती सर। स्क्वायर को उड़ाओ। जो चीज को आपने इधर स्क्वायर कर लिया तो उधर से गायब कर दो। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास? इट इज ए स्क्वायर प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 18 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36 ए। यही होगा ना? 36 ए। यस यस, यही होगा भाई। इसमें हम क्या करेंगे? इट इज माइनस का 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर, ओहो ओहो ओहो, ए स्क्वायर, हाँ यस, गायब हो गया ना? ए स्क्वायर ये गायब हो गया। ठीक है, 144 एंड इट इज 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 18 का स्क्वायर कितना होता है? ये काम करते हैं, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कुछ और भी देखो, इतना बड़ा नहीं करते हैं इसको, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और छोटा किया जा सकता है। देखो, काम करते हैं, आर लिखा, ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, है ना? इसको आप एक काम कर लो, इसमें 2a है और इसके साथ एक काम करते हैं, इसके साथ क्या? b cos थीटा को यहां से रिमूव कर दो, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल के आया बेटा? आर स्क्वायर आपके पास निकल कर आया व्हाट क्या निकला? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर निकला। क्या निकला? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर निकला। यस और नो? अब आर की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए, बी माइनस का ए लिख सकते हैं। ओके, देन एक काम करते हैं, इसको हम लिखेंगे 144। b प्लस ए की वैल्यू दे रखी है, b प्लस ए 18 कितनी रखी है? 18। और ये क्या है? b माइनस ए, यानी कि b माइनस ए इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई 18। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले इसको उड़ाते हैं 3 के साथ। 3 से कट किया 6 टाइम्स एंड इसको कट करेंगे तो इट इज 4 एंड 2 एंड 2 एंड इट इज 8। ठीक है, 6 से b माइनस 6 से 48 कितने टाइम्स कट गया? 8 टाइम्स कटा। क्या कटा? 8 टाइम्स कटा।
अब देखो बस इतना ही जरूरत है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट इज सेकंड इक्वेशन मानकर चलिए, और इस वाली में जो इधर बनाई थी हमने इसको कहाँ भाई इसको एक काम करते हैं, ये जरूरत नहीं पड़ी, इसको उड़ा देते हैं और इसको बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट, इसको बना देते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। चलिए तो अब हमने क्या करना है, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या था 18, और b माइनस का a इक्वल्स टू कितना आ गया 8, a से a कैंसिल, 2b इक्वल्स टू कितना आया 18, 2 2 एंड 26, एंड b इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा बच्चे लोग, क्या आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये आया b इक्वल्स टू 13, b इक्वल्स टू 13, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ओके बताओ भाई किस किस को समझ में नहीं आया और किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में आया किस किस को नहीं आया। सर सभी को समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा देखेगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। कहीं भी कोई चीज़ नहीं चमकी तो उस चीज़ को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, सभी को सेशन लाइक तो करना ही है, उसके साथ शेयर भी करना ही करना है। चलिए ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।